नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम का अभिवादन लगातार तमाम महिलाएं दे रही है। भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से भी अभिनंदन कार्यक्रम ये रखा गया है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में पहुंच रही हैं महिलाएं। जगह जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी है। लोकसभा राज्यसभा में भी भारी बहुमत से ये बिल पास हो चुका है। महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। देश की आधी आबादी के लिए पीएम का ऐतिहासिक फैसला है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। सुबह 9:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। महिला मंत्री और महिला सांसद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राज्यसभा में भी इस बिल को पारित कर दिया गया है और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। और इसके बाद से महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई पीएम मोदी का धन्यवाद दे रहा है। और बता दें कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो चुकी है। इसी के साथ आज सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में तमाम महिलाएं पीएम मोदी का अभिवादन देंगी। अभिनंदन हर कोई दे रहा है और ऐसे में जगह जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। कार्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में और तमाम महिलाएं उनका स्वागत करेंगी। जोरदार स्वागत की तैयारी चल रही है। अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से और इसी में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में पहुंच रही है महिलाएं और महिलाओं का तांता लगना शुरू भी हो चुका है और कुछ ही देर बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे। 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वो भव्य तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे जब पीएम मोदी किस तरीके से इस बिल को पास करने के लिए लगातार लगे हुए थे और आखिरकार ये बिल पास हो चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है। महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा और इसलिए हर महिला के चेहरे पे उत्साह नजर आ रहा है। और आज से 3 दिन प्रवास पर लखनऊ पहुंच रहे हैं संघ प्रमुख। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है ये दौरा। आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 24 सितंबर तक अवध प्रांत की बैठक में होंगे शामिल। तो मोहन भागवत का लखनऊ दौरा है, 3 दिवसीय लखनऊ दौरा है। समन्वय की यहाँ पे बैठक भी होने जा रही, किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, इक्वलिटी लाई जाए और कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में आरएसएस भी बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों देखा था किस तरीके से सनातन को लेकर तमाम विवादित बयान दिए गए थे, उसको लेकर भी यहाँ पे बड़ा कदम मोहन भागवत की तरफ से उठाया जा सकता है और कई बैठकें हो सकती है। इसी के साथ बता दें कि 3 दिन का ये पूरा दौरा है जिसमें कई ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संघ प्रमुख का ये 3 दिवसीय दौरा आज शाम से शुरू हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है। आज उच्च सदन राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये पारित हुआ है, यानी कि बीते दिन सर्वसम्मति से ये पारित हो चुका है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। बिल लोकतंत्र के प्रति आमजन के विश्वास को मजबूत करेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट निकल के सामने आया जैसे ही राज्यसभा में ये बिल पारित हो गया। अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है, इसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा। बता दें कि जैसे ये बिल पारित हुआ वैसे ही हर किसी का ट्वीट निकल के सामने आया, बधाइयों का तांता लग गया है। और अगर बात की जाए तो इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा है। लोकसभा में जहां इसके विरोध में 2 वोट पड़े थे, राज्यसभा में इसकी संख्या 0 थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये सब हुआ है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उच्च सदन राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ है। तमाम दल के सांसद जो है इस बिल के समर्थन में उन्होंने वोट किया और जिसके बाद से राज्यसभा में ये बिल पारित हो चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए, उसके बाद ये बिल कानून के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने लिखा है, विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा ये बिल।
कि राज्यसभा में ये बिल पारित हो चुका है और इसी को लेकर हर किसी का ट्वीट निकल के सामने आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है। उच्च सदन राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये पारित हुआ है। इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा है ट्वीट में कि विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। ये ट्वीट है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बिल लोकतंत्र के प्रति आमजन के विश्वास को मजबूत करेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी और कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण ये सब हो पाया है मुमकिन। और लोकसभा में कल शाम महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए। जी हां, स्पीकर ने बैठते ही प्रधानमंत्री को बोलने के लिए आमंत्रित किया। पीएम ने धन्यवाद देते हुए सभी दलों के नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था और उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी, वो चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, वो भी उतने ही हकदार है। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम ने सबका शुक्रिया अदा किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। और आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने संसद में हरियाणा के महिलाओं की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मजबूत सरकार बृजभूषण और संदीप सिंह पर क्यों मौन है। संदीप सिंह और बृजभूषण को पार्टी से बीजेपी क्यों नहीं निकाल रही है। बृजभूषण के खिलाफ जब देश खड़ा था तब भी प्रधानमंत्री के पास इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ नहीं था। और अंबाला में विश्व हिंदू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने नौरंगराय तालाब का दौरा किया, जहां गंदगी का अंबार मिलने पर उन्होंने विधायक असील गोयल पर जोरदार हमला बोला। वीरेश शांडिल्य ने कहा है कि जो विकास की डींगे मारते रहते हैं, बस अपना सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड का प्रचार करते रहते हैं, लोगों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकमेलर बताकर सबक सिखाने की धमकियां दे रही हैं। लेकिन गंदगी से तालाब नौरंग राय तालाब के चारों तरफ जंगल नुमा झाड़ियां उगी हुई है, इससे उनका कोई मतलब नहीं। उन्होंने तो आंखों पर पट्टी बांध ली है। लोग हो, वोटर हो या सनातन धर्म की कोई मर्यादा, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं।
और धौलपुर में लगने वाले 2 दिवसीय मेले की कल शाही स्नान के साथ शुरुआत हो गई। मंचकुंड सरोवर पर लगने वाले इस मेले में जिले के साथ साथ देश भर के भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कुंड में डुबकी लगाते हैं। बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंचकुंड महाराज को सभी तीर्थ का भांजा कहा जाता है और मान्यता ये भी है कि देव छठ वाले दिन मंचकुंड सरोवर में स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। और पंजाब के नवा शहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो हीरोइन और 70,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। पुलिस ने कथित आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को चिकित्सकों से आराम करने की सलाह दी है, मगर आराम को तरजीह देने के बजाय उन्होंने अपने आवास पर ही सरकारी फाइलों का निपटान किया। विज जनता के कार्यों को लेकर पूरी तरीके से समर्पित है और पूर्व में भी वो कह चुके हैं कि काम करना मेरा जुनून है। कोई फाइल रुकती है तो कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए फाइलें हमेशा चलती रहनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई है। अखिलेश यादव 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों की मांग की है। सपा का कांग्रेस पर दबाव बन रहा है। यूपी के घोसी उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा का पूरा समर्थन किया था। अब क्या कांग्रेस सपा को यूपी से बाहर के राज्यों में अपने समर्थन के साथ सीटें देती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट देखिए उसके लिए। से पहले हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है और इसके लिए उसने 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों की मांग की है। अब इन तीनों ही राज्यों में सपा को सीट देने के लिए कांग्रेस पर दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इन राज्यों में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देगी, उसी तरीके से सपा 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को अहमियत देगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि जैसे उसने घोसी विधानसभा के उपचुनाव में इंडिया ने मिलकर चुनाव लड़ा है, उसी तरीके का माहौल इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी दिखाना चाहिए। विपक्षी एकता की मुहिम इन राज्यों में विधानसभा चुनाव से और मजबूत हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में तो सपा अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है और कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। यहां सपा इसलिए भी दबाव बना रही क्योंकि 2003 में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने राजस्थान में पिछले चुनाव में सपा को 3 सीट दी थी, लेकिन सपा ने इसे स्वीकार कर 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भले ही उसे एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली हो, मगर इन सीटों पर उसे 7.5% वोट मिले थे। यहाँ पर सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में पार्टी को अभी तक एक भी चुनाव में सफलता नहीं मिली है। देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसका भी जो विस्तार है अन्य राज्यों में हो, और जब अन्य राज्यों में विस्तार चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि संगठन के स्तर पर और आने वाली जो विधानसभा है और आने वाली लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाए। और इसके लिए जरूरी है कि जहां पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और जहां पर हम छोटे भाई की भूमिका में है, तो कांग्रेस भी कम से कम अपने समाजवादी साथियों का ध्यान रखे और हमारे उम्मीदवारों को समर्थन देने का काम करे। निश्चित तौर पे यही परिपाटी से केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। हम आरंभ से ही ये बात कर रहे हैं कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, वास्तव में ये कोई गठबंधन है ही नहीं। ये तो केवल एक गिमिक है, ये एक हेडलाइन हंटिंग का एक तरीका है, क्योंकि कांग्रेस को कोई हेडलाइन देता नहीं है, क्योंकि उनके पास न नीयत है, न नेता है, न नेतृत्व है। तो इस प्रकार से ये हेडलाइन हंटिंग करते हैं, किसी प्रकार से भी मीडिया में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हेडलाइन हंटिंग की भी इनकी हवा निकल गई। अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी
चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी डेली इन पर अटैक करती है। बीच में बात चल रही थी कि भोपाल में घमंडिया गठबंधन की एक ज्वाइंट रैली होगी, लेकिन कमलनाथ जी वो भी नहीं होने दिए, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं के खिलाफ उनको चुनाव भी लड़ना है। तो हेडलाइन हंटिंग है, गिमिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी साफ है कि घोसी की जीत से गदगद सपा नई रणनीति के तहत रण में उतरने जा रही है। यदि गेंद अब कांग्रेस के पाले में है कि वो सपा को यूपी की सरहदों से बाहर कितनी गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और झारखंड में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी महिलाओं में जाकर बिल के बारे में बता रही है, वहीं कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को चुनौती स्टंट बता रही है। रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर झारखंड में सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को लेकर एक दूसरे को घेर रही है। बीजेपी जहां इसे महिलाओं के लिए मील का पत्थर बता रही, तो वहीं कांग्रेस इसे आने वाले चुनाव को लेकर चुनावी स्टंट बता रही है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं से जयकार करवा रहे हैं। यकीनन झारखंड लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की चौखट पर खड़ा है। ऐसे में भाजपाई महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर झारखंड की सियासत के गलियारों में गूंजते हुए सुनने को बेताब हैं। और बाबूलाल मरांडी अब इसी कसरत से जुट गए थे उसी कसरत में जुट गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक एक करके दावा महिलाओं को लेकर मोदी सरकार के उठाए कदमों का बखान कर रहे, तो वहीं इशारों में हेमंत की सरकार को महिला विरोधी साबित करने में जुटे हैं। देश के प्रधानमंत्री चिंता किया मां बहनों के लिए आए, उन्होंने जो उजाला योजना के साथ जिनको गैस कनेक्शन मिला हुआ है, तो 400 रुपया की उसमें से उन्होंने कटौती नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी दिया। बड़ी बात है कि नहीं? यानी महिलाओं को अब लोकसभा और विधानसभा में 33% की रिजर्वेशन उनके लिए होगी। ये बड़ी बात है कि नहीं है, बताइए। अभी देश के प्रधान आज तो संकल्प यात्रा में हम आए, लेकिन संकल्प यात्रा में मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि हम सब लोगों को क्या संकल्प लेना है, क्या संकल्प है। तो ये संकल्प आज चौरत है किस राज्य कि राज्य के अंदर में क्या है, आज राज्य में अपराध बढ़ गया है। रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुत बेटियां भी आज सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए हम यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, और उसके लिए पहला काम क्या करना होगा, इस प्रदेश में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, कांग्रेस उस सरकार में राष्ट्रीय जनता दल है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। उस देश के महिलाओं के लिए, मां बहनों के लिए, ऐसे मां बहनों के लिए भी, सभी के लिए देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। गांवों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी काम करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि सबों को, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जिन महिलाओं को आज तक जो लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था, तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं कि आप लोकसभा और विधानसभा में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाएगी, पर्याप्त जनसंख्या में वहां विधायक और सांसद भी बनेंगे, और इसको सुनिश्चित कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने 2019 विधानसभा चुनाव में 4 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिसमें 4 महिला प्रत्याशी आज भी विधायक हैं। वहीं बीजेपी ने 3 महिलाओं को टिकट दिया था, जो आज भी 3 महिलाएं विधायक हैं, और एक आरसू पार्टी से महिला विधायक हैं, जो भाजपा गठबंधन से हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 में 3 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें 3 महिला विधायक हैं, और फिलहाल डुमरी उपचुनाव में 1 महिला और विधायक बड़ी हैं, जिसको लेकर संख्या 3 हो गई। साफ है कि मसला महिलाओं के वोट बैंक से जुड़ा है। ऐसे में विपक्षी खेमे में
बेचैनी होना वाजिब है। तभी कांग्रेस दलील दे रही ये महिला आरक्षण का सपना अभी सपना ही है। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो पिछले दिनों जो महिला आरक्षण बिल लाया गया, ये बिल एक चुनावी स्टंट है। इस बिल के माध्यम से मोदी जी चाहते हैं कि दोबारा महिलाएं इनकी चंगुल में फंसे और दोबारा इनको 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं। तो मोदी जी को अगर इतना ही चिंता था तो उतने दिन से क्या कर रहे थे, क्यों नहीं इस बिल को सदन में लाके पास किए। और ये बिल जब लेके आए हैं तो उसमें तरह तरह के क्लाउजेस रखे हैं। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर 2029 में लागू होगा। मोदी जी अब ड्रामेबाजी आपका नहीं चलेगा, सब महिलाएं समझ चुकी है। और एक बात, इसमें ओबीसी को आपने कितना आरक्षण दिया है, SC ST को कितना आरक्षण दिया है, ये सब बात आपने क्लियर तो नहीं की है। तो ये केवल एक चुनावी ड्रामा है, ये केवल एक ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी छोड़कर और कुछ भी नहीं है। तो मैं इस बिल का पूरी तरह से विरोध तो नहीं करूंगा, पर मैं इस बिल में बहुत तरह का संशोधन होना चाहिए और मैं मांग करूंगा कि अति शीघ्र इस बिल को लागू किया जाए। धन्यवाद। दिलचस्प बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने जो नई वोटर लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में महिला वोटरों की ताकत देखिए। झारखंड में पिछले साल की तुलना में वोटरों की संख्या 5,40,307 बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कुल झारखंड में वोटरों की संख्या 2,45,29,841 हो गई है, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 1,28,08,293 और जबकि महिला वोटर की संख्या 1,19,21,181 है। यानी जिसके साथ मातृशक्ति, उसके हाथ में सत्ता की चाबी। इसलिए झारखंड में महिला आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए बुराना मजबूरी और जरूरी दोनों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।